फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि मापन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं देखी थी, उसके अंग, तत्व, प्रकार, महत्व, विशेषताएं देखी थी। फिर मूल्यांकन के बारे में देखा था कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र क्या हैं, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और क्या क्या क्षेत्र रखे गए हैं जिसके आधार पर हम लोग शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इसका जो पहला टाइप है वो शिक्षण का क्षेत्र है। शिक्षण के क्षेत्र में क्या होता है कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक एवं शिक्षार्थी आते हैं। अर्थात पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है, इससे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित की गई हैं या नहीं, शिक्षण विधि कौन सी उपयुक्त होगी, आदि जानकारी मापन एवं मूल्यांकन के शिक्षण क्षेत्र में है। जो मूल्यांकन का शिक्षण क्षेत्र है उसमें शिक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां कौन कौन सी यूज़ की जा रही हैं और शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक द्वारा कैसे इस्तेमाल की जा रही है, और शिक्षक शिक्षार्थी, ये सब बातें हैं। अर्थात मतलब जो भी हम लोग पाठ्यक्रम बना रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो उनके लिए कितना उपयोगी है, और उस पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं उसको टीचर अपने छात्रों तक कैसे पहुंचा रहे हैं और छात्र उसमें से कितना ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, ये सब शिक्षण के क्षेत्र में आ जाता है। और अगला क्षेत्र है प्रशासन का क्षेत्र। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का चयन, वर्गीकरण व व्यवस्थापन, प्रमाण पत्रों का वितरण तथा शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जो शिक्षण का क्षेत्र था उसमें पाठ्यक्रम आ गई और शिक्षक कैसी शिक्षण विधियां अपना रहे हैं, कैसी शिक्षण प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये सब आ गया। और जो प्रशासन का क्षेत्र है उसमें आता है कि मतलब जो विद्यार्थी हैं उनका चयन किस आधार पर किया जा रहा है, स्कूल में उनको प्रवेश किस आधार पर मिल रहा है, उनका अलग अलग कक्षाओं में वर्गीकरण किस आधार पर करना है, और शिक्षण की व्यवस्था कैसी करनी है, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कैसी करनी है, और उनके मूल्यांकन के बाद उनका प्रमाण पत्र कैसे निर्धारित करना है, कैसे क्या देना है, उनकी गुणवत्ता नियंत्रण आदि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी सही शैक्षिक नीतियों का निर्माण हो, समय समय पर उनमें परिवर्तन एवं सुधार हो, अर्थात पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक नीति, पठन पाठन, अनुशासन आदि का सुचारू रूप से संचालन ही प्रशासनिक क्षेत्र है। मतलब जो भी स्कूल में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी व्यवस्था करना प्रशासनिक क्षेत्र में आ जाता है। कैसे पाठ्यक्रम क्या होगा ये निर्धारित करना प्रशासन के क्षेत्र में आ जाता है। और पाठ्यक्रम क्या है ये तो शिक्षण का क्षेत्र है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या है और उसमें शिक्षण विधियाँ कौन सी इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन उस पाठ्यक्रम को जो निर्धारित करना है वो प्रशासन का क्षेत्र है। और पाठ्यपुस्तकें कौन कौन सी लगाई जाएंगी, शिक्षण नीतियाँ कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी, कौन सी नहीं की जाएंगी, ये सब निर्धारित करना प्रशासन का क्षेत्र होता है। और अगला क्षेत्र है वो निर्देशन और परामर्श का क्षेत्र, यानी कि छात्रों की क्षमता, रुचि तथा योग्यता आदि का मापन व मूल्यांकन कर उन्हें सही शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। मतलब जब हम लोग छात्रों को का पाठ्यक्रम डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर उनको प्रशिक्षण देंगे, तो फिर हम लोग उनका मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा छात्र किस विषय में अच्छा है, उसकी योग्यता कैसी है किस विषय में। उसी के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करेंगे और फिर उन्हें हम बताएंगे कि उनमें उनको आगे चल के व्यवसाय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये निर्देशन और परामर्श का क्षेत्र हो जाता है। मतलब कि शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों की कमियों एवं समस्याओं को दूर करने तथा उनकी क्षमताओं एवं योग्यताओं का भरपूर उपयोग सही निर्देशन व परामर्श के द्वारा किया जा सकता है। मतलब जब हम लोग छात्रों का टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन करेंगे और हम लोग उनको सही निर्देशन उसी के आधार पर दे पाएंगे कि उन्हें साइंस क्षेत्र में जाना चाहिए या फिर मैथ क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये निर्देशन और परामर्श का क्षेत्र हो जाता है। आगे जो है हम लोग का जो भविष्य कथन, यानी चौथा पॉइंट है भविष्य कथन,
यानी छात्रों के बारे में हम लोग भविष्य में वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं, एक तरह से निर्देशन और परामर्श का ही ये स्रोत हो जाता है। लेकिन भविष्य कथन का जैसे कोई भी टीचर होते हैं तो छात्रों को देख के कह देते हैं अरे ये आगे चल के डॉक्टर बनेगा, ये आगे चल के इंजीनियर बनेगा, तो हम लोग किस आधार पर कह देते हैं, वही होता है भविष्य कथन के अंतर्गत आता है। छात्र की दृष्टि से भविष्य कथन उसे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप भावी सफलता के संदर्भ में सही निर्णय लेने में सहायता देता है। मतलब जब हम लोग छात्रों के विषय में उनको भविष्य कथन कहेंगे, कोई भी टीचर छात्रों को कुछ कहेगा तो उससे छात्रों को एक मतलब ये वो दृष्टि मिल जाती है कि वो अपने क्षमता के अनुरूप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, भविष्य में उनको कौन सा क्षेत्र लेना चाहिए, सही निर्णय लेने में सहायता देता है। अगला पॉइंट है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन करने में सहायता देता है। तो जब हम लोग छात्रों के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनका मूल्यांकन करके उनके बारे में उनकी योग्यता के बारे में जानेंगे, तो उसी के आधार पे हम शिक्षा के अलग अलग पक्षों पर ध्यान दे पाएंगे, कौन सा कमज़ोर है, कौन किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे कम ध्यान देना चाहिए। तो उसी के आधार पे हम मतलब उनको समाज का भावी नागरिक बनाने में सफल हो पाएंगे। तो ये शैक्षिक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र थे। आगे हम लोग देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 अंग हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य, और दूसरा है अधिगम क्रियाएं, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। और ये तीनों उद्देश्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे लिखा भी है मूल्यांकन के ये तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब कैसे निर्भर होते हैं? जो शिक्षण उद्देश्य होता है, मतलब हम लोग एक पहले पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं, शिक्षण को मतलब छात्र को किस प्रकार की शिक्षा देनी है वो डिसाइड करते हैं। फिर हम क्लास में जाते हैं, अधिगम क्रिया करते हैं, और फिर उसी अधिगम क्रिया के द्वारा जब छात्र जो ग्रहण करता है, जो भी वो क्लास में मतलब पढ़ता लिखता है, उसी के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये तीनों क्रियाएं एक दूसरे से आपस में संबंधित होती हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और छात्रों के व्यवहार में आए इन परिवर्तनों की तुलना वांछित परिवर्तनों यानी शिक्षण उद्देश्यों से की जाती है, और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहले शिक्षण उद्देश्य डिसाइड किया जाएगा, फिर उसी के आधार पर कक्षा में अधिगम क्रियाएं की जाएंगी, और फिर छात्र में व्यवहार परिवर्तन होगा। तो जो व्यवहार परिवर्तन होगा उसका हम मूल्यांकन करके डिसाइड करेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई, मतलब जो हम लोग पहले से उद्देश्य डिसाइड किए थे उसमें से छात्र ने कितना ग्रहण किया कितना नहीं किया। तो ये पूरा शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंग हैं। तो हम लोगों ने देखा कि शैक्षिक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। शिक्षण का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, निर्देशन एवं परामर्श का क्षेत्र, और भविष्य कथन। फिर शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग देखे जिसमें 3 अंग थे, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, और ये तीनों एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।